परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं वोट आप दे रहे हैं वजीर आजम, सदर, स्पीकर? इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, जेवाई हिस्सा नहीं लेंगे इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने, साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 16वीं कौमी असम्बली का पहला दिन था, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई और इन ना अच्छी होने वाली शुरुआत से आप अंजाम का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर पहला दिन आराम से नहीं टका या टला तो उसके बाद जो अगले दिन होंगे वो कैसे होंगे। इससे ज़ाहिर है बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम आज के शो में डिस्कस भी करेंगे और आज के दिन ने बहुत सारे अंदेशे भी पैदा कर दिए हैं पाकिस्तानी आवाम के दिलों में। उन अंदेशों का क्या बनेगा, असम्बली कितना अरसा चल सकेगी, गवर्नमेंट कितना अरसा चल सकेगी, और अगर हर बार असम्बली के अंदर इसी तरह तसादम होता रहेगा, लड़ाई होती रहेगी, तो फिर काम कैसे होगा, मुल्क कैसे चलेगा, और क्या मुल्क इन हालात में ऐसी पोलराइजेशन का मुतहम्मल हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तीनों मेहमान, हमारे तजियाकार हैं, अमर इलियास राना साहब है, अतर काज़मी साहब है और मनी फारूक साहब है। मनी साहब, आपकी तरफ आना है। सर, ये आज का दिन आपने देखा इमरान खान साहब के मास्क पहन के अब ऐवान में चली गई पार्टी उनकी, और जो भी शख्स वहां पे दस्तखत करने के लिए जाता था, दूसरी पार्टी उसके बारे में जो कुछ कहती थी वो आपके सामने, ऐसे लगता था कि तसादम हो जाएगा आज की असम्बली में। और फिर बड़ी मुश्किल से स्पीकर साहब ने ये इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया है, और कल का दिन भी बड़ा खौफनाक होगा, उससे आने वाला दिन भी खौफनाक होगा। तो असम्बली कैसे चल सकेगी सर, एक सवाल है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मेरे नजदीक तो असम्बली इसी शोर और इसी तूफान बदतमीजी के अंदर चलेगी। उसकी वजह यह है कि चाहे हम इस बात को माने या ना माने, एक दफा फिर हम एक मुतनाज़ा इलेक्शन की सूरत में बनने वाली एक नेशनल असेंबली को विटनेस कर रहे हैं। और इस दफा पिछली दफा 2018 में देखिए, हर वर्षन एक नया वर्षन के तौर पर सामने आता है। 2018 में एक और तरीके से धांधली की गई, इस दफा शायद उसका एक एडवांस्ड वर्जन आया, या ज्यादा क्रूड या जिसे कहा जाता है ब्लेटेंट वर्जन आया। जो भी कुछ हुआ, ये बात तो फैक्ट है कि इलेक्शन अपने होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके थे। मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, मुझे इस बात का एहसास है कि अगर कोई कहे कि इन इलेक्शंस को आप ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस के हवाले से ग्रेड करें, तो क्या आप इन्हें समझेंगे कि बाय एंड लार्ज ये आइन और कानून के मुताबिक हुए? तो बसद एहतराम मैं इसके ऊपर मोहर सब्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मोहर की अहमियत कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इन इलेक्शंस को क्रेडिबल या ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकता। ये मेरा नुक्ता नजर है, कोई मुझसे डिसएग्री कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मसला यह है कि लड़ाई उस हद तक चली गई है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त शायद अभी भी अपनी जो गोल पोस्ट है, जो उनका हदफ है, उसको वो सेट नहीं कर पा रहे। इसलिए एक तरफ ये है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि जी सबको पता है धांधली किसने की, यानी कि वाज़ेह तौर पे वो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे असद कैसर साहब ने आज पार्लियामान से निकल के कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई है तो फिर उसका एक तरीकाकार तो ये है कि फिर आप सिरे से इस असेंबली के अंदर ना जाएं और आप फिर सड़कों पर रहें कि ये तो है ही धांधली शुदा असेंबली, और ये अल्लाह के नामों के नीचे बैठकर ये झूठ बोलेंगे और उन्होंने झूठे हल्फ लिए हैं। ये तो धांधली ज़्यादा मैंडेट इनके पास है और धांधली ज़्यादा हुकूमत है। दूसरी तरफ अगर आप इस असेंबली का हिस्सा बन रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, तो समहाउ मैं नहीं कहता कि आपका मौकफ रद्द हो जाता है, लेकिन आपके मौकफ का या आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसका वजन जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बदतमीजी रहेगी, शोर भी रहेगा। यानी आप देखें कि बेसिकली आप कौमी असेंबली का हिस्सा भी बन रहे हैं, आप उसकी तनख्वाहें भी लेंगे, मरात भी लेंगे, एयर टिकट्स भी लेंगे,
और कमरे भी लेंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और आप एक पार्लियामेंटेरियन का पासपोर्ट भी लेंगे, आप अपने और आपकी अहलिया या आपके खामद, यानी जो मराद स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है वो सारी की सारी लेंगे, और साथ आप ये कहेंगे असम्बली जाली है, इलेक्शन गैस जाली है, हम इसे नहीं मानते, तो अजीब सी बात होगी वैसे मनीष साहब ये। जी ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि ये शायद कोई पहला मौका भी नहीं, पहले भी ऐसे होता रहा और ये सब कोई करता है। देखिए पिछली दफा 2018 में मौलाना साहब सारे इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा हो गए कि ये झूठा मैंडेट है, जाली मैंडेट है, लेकिन फिर आ गए, फिर उसी असेंबली ने पीडीएम की हुकूमत को भी जन्म दिया जो कि आया। लेकिन जाहिर बात है ये जितने भी तजर्बात हुए 2018 की जो हुकूमत थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका बड़ा किरदार था। फिर पीडीएम की हुकूमत की सियासी पैदाइश में भी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। 2024 के इंतखाबात भी एस्टैब्लिशमेंट की उस छतरी के नीचे नजर आते हैं, आपको उससे अलग नजर नहीं आते। तो जो एक परमानेंट फैक्टर है इसके अंदर वो पाकिस्तान की मुक्तदरा का है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कुछ गलतियां जहां बाकी लोग करते हैं वहां तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ ये की गई है कि लड़ाई उन्होंने ऐसे फरीक से मोल ले ली है जो तारीखी तौर पर जिससे लड़ाई जीती नहीं गई किसी की तरफ से भी, और जो भी उनसे लड़ने के लिए गया इवेंचुअली उसने उनसे कॉम्प्रोमाइज किया। अब इस बात को अगर आगे जाके तारीख बदल जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा हमेशा से ये आर्गुमेंट रहा कि तहरीक इंसाफ ने हासिल क्या किया, लोगों ने वोट दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज तहरीक इंसाफ किस जगह पर खड़ी है, इमरान खान किस जगह पर मौजूद है, इमरान खान ने अपनी सियासत के साथ क्या किया, अपने वोटर के साथ क्या किया। बेशक वो ये कहे नहीं कि हमारे इसमें वैसे क्योंकि इसमें कोई मेरी रिजर्वेशंस हैं कि अगर फर्ज करें उनकी सियासत गलत थी तो ये जो इतनी तादाद में उनके एमएनए जीत के आ रहे हैं वो भी तो फिर बड़ा हैरान कुन है ना। मनीष साहब मुझे राणा साहब के पास जाने दे। राणा साहब देखिए दो किस्म के लोग हैं इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर। एक पुराने लोग हैं जो मेरा ख्याल है 5-5, 6-6 मरतबा इस असम्बली के अंदर आए हुए हैं, और बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। दूसरे बिल्कुल नौजवान है, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने असम्बली पहले देखी नहीं थी और वो पहली मरतबा इलेक्ट होकर वहां पे आ रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का कम्बिनेशन है। अब नौजवान जो है वो शोर करेंगे, वो नारे लगाएंगे, वो मास्क पहन के भी आएंगे। दूसरी साइड पर जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर रवादारी होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन मैं आज देख रहा था ख्वाजा आसफ जैसा बुजुर्ग जो उसमें घड़ी उतार के इसने लहरानी शुरू कर दी और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने, तो ये रवादारी खत्म होती जा रही है कौमी असम्बली में, मुझे लगता है। नहीं, रवादारी तो हमारे माशरे में ही नहीं रही। लेकिन जो खौफनाक मंजर आपने स्टार्ट में बयान किया मैं उससे इख्तलाफ करूंगा बसद एहतराम। ठीक, ये असम्बलियों का वतीरा है। ये हम चौधरी शेर अली को भी देख चुके, शेख रशीद को भी देख चुके भरपूर जवानी में, हम जुल्फकार मिर्जा को भी देख चुके। ये नए लोग आए हैं, इनका जज्बा है। आज उनको तकरीरों का 2 लोगों को मौका मिला, जवाब में ख्वाजा आसिफ ने किया। ये नारे यहाँ पे चूड़ियाँ भी फेंकी गई, बदतमीजी भी हुई, फाइनेंस बिल भी फेंके गए, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो जब ये असम्बली आ रही थी, जो रिजल्ट आए थे, मैं तो कह रहा था कि ये होगा और ये होना चाहिए। जो अवामी नुमाइंदे आए हैं, जिस तरफ से आए हैं, उनका ये राइट है कि वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। हमें क्या मसला है कि हम उनको अदब, नस्तालीक, जुबान और वो सिखाएं कि नहीं नहीं आपने इस तरह सबसे बड़ा ऐवान है, वहां से नहीं, तो गलियों में कैसे ऐवान हमारी नुमाइंदगी करता है। हम गली में भी गाली देते हैं, हम पार्लियामेंट में भी देते हैं, क्या मसला है इसमें? मुझे और आपको क्यों परेशानी है जी कि अगर वहां पे लोग जज्बाती होंगे और वहां पे लड़ाई होगी, दुनिया भर में कुर्सियां चलती हैं, चला लेंगे भी। हम इतना सारी जगहों पे घबरा रहे हैं लोगों से। जो एक गली माले की जुबान होती है, सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि पार्लिमानी जुबान है, और उसमें कहा जाता है ये लफ्ज जो हज़फ कर दिया जाए। यानी वहां पे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर बुरा लफ्ज भी होगा तो उसे कहा जाएगा ये पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, इसको निकाल दें। अब ये इतना ज्यादा सेंसिटिविटी का ख्याल। अब चौधरी साहब नई डिक्शनरियां बन चुकी हैं, वो जलसों में भी आ रही हैं, वो टिकटॉक में भी आ रही हैं, सोशल मीडिया से हट के अब वो पार्लियामेंट में भी आएगी। आप हज़फ करते जाएं, लाइव तो चल जाएगा लफ्ज। आप क्या करेंगे उसको? आप कहेंगे कि जी मैंने ये लफ्ज हज़फ कर दिया। हम अखबार के ज़माने में भी लिखते थे बड़े टेक्निकल तरीके से कि उन्होंने ये कहा और ये हज़फ कर दिया गया, खबर भी छप गई, काम भी हो गया। उन्होंने भी पूरा कर दिया कि जी हमने वो गाली या जो इशारा था, देखे ना उस एक दौर में गंदे इशारे होते थे, आज गंदी गुफ्तगू हो रही है, नारे मार रहे हैं। ये वक्त बताएगा कि कितने दिन बाद संभलेगी। लेकिन मेरा बिल्कुल ये यकीन है कि अयाज सादिक के होते हुए ऐसा कुछ मंजर हमें रोजाना मिलते हुए ठंडा होते भी देखेंगे। ठीक है, जब आप वो मामला तय जब आप किसी के साथ कैथारसिस कराएंगे, आप तकरीरें कराएं ना, ये इसीलिए है ना असम्बली में, आप कानून साजी में उनकी मुशावरत करें। आपने एक पिछला मौका देखा जब पीडीएम की गवर्नमेंट में पीटीआई बाहर चली गई, उससे कम लोग लेके अब आई है, क्या करेंगे जी? आपने मौका दिया, उन्होंने कानून साजियां कर ली।
आप अब आइन में तरमीम करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, तहरीक लाना चाहते हैं, अवाम के मसले पे हम दोनों तरफ का जायजा लेंगे ना कि करते क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन में बैठ रहे हैं, पहले वो वापस भी आ गए थे और अब भी मैं आपको बताऊं, 3 असेंबली, चौथी असेंबली जिसमें पहली मरतबा अपोजिशन में बैठ रहे हैं। एक असेंबली में जहां अपोजिशन वजीर आजम बना ले, ठीक है, आप इस असेंबली में भी ये ना करें कि जी क्या कुछ नहीं हो सकता, सब अरेंजमेंट्स उसी तरह ही हैं। अब तवक्को ये होनी चाहिए कि सब अपना अपना किरदार अदा तो करें। इसका मतलब ये हुआ कि कानून पास करने के लिए आपको दोबारा किसी मैस में बैठना पड़ेगा। नहीं, कानून के लिए जरूरत नहीं है, कर। कानून के लिए जरूरत नहीं है, कानून बनेंगे, आप और हम देखेंगे, लेकिन ये फड्डा साथ चलेगा, उस पे हमें खौफ, उसमें खौफ में या घबराना नहीं चाहिए, ये हिस्सा है। और हमें अब नई नस्ल को ये दिखाना है कि जो आप लोग ट्विटर पे कर रहे हैं, जो आप टिकटॉक पे कर रहे हैं, वो हम असेंबली में भी। सही बात। अच्छा काजमी साहब, ये देखें एक नया आज वाकया हुआ है कि मेरा ख्याल तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे गई है, तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खींच लिया है इमरान खान साहब को कि एक वक्त था कि जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी तरफ नहीं देखते थे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ नहीं देखते थे, और आज ये भी वक्त आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल के बार बार मौलाना के पास जा रही है, तो एक तब्दीली तो है फिर। नहीं, ये तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि तब्दीली और हैरान कुन तब्दीली। तो ये मौलाना वही मौलाना है जिनके हवाले से इमरान खान स्टेज पे आके कहते थे कि जी मुझे जनरल बाजवा ने कहा है कि इनको डीजल ना कहें, और वो फिर भी जलसे में आके उनको डीजल कह रहे थे। और मौलाना के हवाले से मौलाना के हवाले से इमरान खान का मुसलसल एक मौकिफ रहा है। तो ये समझ से बालातर है कि क्यों असद कैसर और ये लोग रोज मौलाना उमर अयूब साहब भी आज पहुंच गए, रोज उनके दर पे क्यों पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं खुदा ना खास्ता उनको उनके हवाले से कि जनाब ये मुनाफिक है, और ये वो इस किस्म की बातें इमरान खान मौलाना जो कहते थे वो भी आप देख रहे हो, ये कहते थे कि ये इमरान खान और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, और ये मैं गलत लफ्ज है, मैं माफी चाहता हूँ, यहूदी एजेंट है वो कहते थे, इनको बार बार ये कहते थे, और ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा लेके आए। अब वो इंटरनेशनल एजेंडा मौलाना के घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। पर मसला ये कि मौलाना तो उनके पास नहीं गए ना, वो लोग आए। मौलाना पे तो हम तब तनकीद करें ना कि मौलाना उठ के उधर चले जाएं, रोज उधर पहुंच जाएं, उन्हें कहें ये मौलाना के पास ना वोट हैं, ना सीटें हैं, ना वो हुकूमत बनाने में ना गिराने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो पीटीआई इतना क्या मजबूरी है कि रोज उधर वो चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये इमरान खान के असल सियासी फनकार तो मौलाना हुए ना, असल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंगेज रखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एंगेज रखा, एमकेएम को एंगेज रखा, एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज रखा, अब इमरान खान को एंगेज रखा। नहीं, इमरान खान तो जेल में है ना, ये जो बाहर हैं इसमें मैं आपको खबर भी दे दूं, ये इमरान खान की मर्जी के बगैर जो है ना बात अंदर से पूछ के आते हैं, धनिये की बाहर आके चटनी बनवा के ऑर्डर कर देते हैं। मसला ये कि अंदर से बात तो कम इमरान खान साहब नहीं चाहते कि जाए। नहीं, मौलाना इमरान खान साहब किसी किस्म का इत्तेहाद उनसे नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि आप हर उस जमात से बात करें जो इलेक्शन में धांधली की बात कर रही है, पर उन्होंने इनको नहीं कहा कि आप जाके उनके पीछे जो है नमाजें पढ़ें, रोज उधर चले जाएं और मेरे बयानी की नफी करवाएं और मेरे ऊपर तनकीद करवाएं। तो मेरे ख्याल में ये लोग जो बाहर बैठे हुए, आई डोंट नो ये किसके कहने। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी जो इमरान खान के हाथ से निकल गई है फिर। जी, पार्टी को अब जो अगला है वो यही है कि पार्टी मजबूत करनी और इमरान खान को कमजोर करना है। जब तक पार्टी कमजोर रहेगी इमरान खान मजबूत रहेगा। अब अगर पार्टी मजबूत हो जाएगी तो नई क़यादत आ जाएगी, इमरान खान कमजोर हो जाएगा। इमरान खान साहब माइनस हो रहे हैं फिर पाकिस्तान तहरीक मतलब ये वो माइनस हो तो नहीं सकते। तो पार्टी तो माइनस होगी, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वैसे नहीं, वो तो देखें, वो तो पूरी दुनिया ने भी देखा जितने वो वोट लेके आए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो नहीं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं इनकी सीटें नहीं बनती हैं। लेकिन इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद साहब एक ध्यान में रखिएगा, बात नहीं काट रहा। हाँ, वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है। कौन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? अब वो पार्लियामेंट में नहीं है तो इसलिए पर उनके नोटिफिकेशन वगैरह तो ऑर्डर किए हुए ना, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं और मीडिया पे भी बड़ी बाकायदगी से और जिम्मेदारी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा जाता है, पर हम उनको पार्टी तो मेरा ख्याल तंजन लिखा जाता है क्योंकि देखें उसके जो सरबराह हैं वो पार्लियामेंट में नहीं है, एक रुकन नहीं है तमाम असेंबलियों में, और पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहलील होगी उसके अंदर, और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहा जाता है और साथ गौहर खान जो है ना वो उसको उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। नहीं, गौहर खान अभी भी आजाद है, गौहर खान वैसे वो अभी भी आजाद हैं। देखें, वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा है, वोट आगे भी उन्हीं के नाम पे पड़ेगा, लेकिन इन असद कैसर और कुछ शख्सियात का बैकवर्ड्स जो ये बेंड कर रहे हैं मौलाना को प्लीज करने के लिए, वो मेरी समझ से बालातर है को किसके कहने पर। ठीक है, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सर ये फरमाइए सर, ये कानून साजी कैसे होगी, क्योंकि और कानून साजी बिल पास करना असेंबली का बेसिक काम तो वो है,
और जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। मेरा ख्याल है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तरह इतनी पोलराइजेशन के साथ असम्बली को चलाना, फिर कानून साजी करना, फिर पाकिस्तान को बेहतर ट्रैक पे लेके जाना, फिर जो गलियों के अंदर हो रहा है उसको कंट्रोल करना आसान काम नहीं होगा। ये चौधरी साहब, आपको याद होगा जिस दिन इमरान खान साहब को पहली सजा हुई, मैंने ये कहा था कि इमरान असगर, हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है लोगों को बाहर निकालो, और जितने वकील थे, जितनी फैमिली थी, उन्होंने कहा कि सबने कहा है काम को हाइट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। उलट आया जो बात IMF को खत लिखने के लिए जो अख्तर भाई ने बात कही है, असद कैसर के भाई को स्पीकर बनाने का अनाउंसमेंट किया आकबुल्ला, और आज दूसरा आ गया। आपको पता है उन्होंने अपना सामान भी वहां पे शिफ्ट कर दिया था, स्पीकर हाउस में, सामान वही रह गया। ये कौन सी क़यादत है? ये किस तरह सोचते हैं कि एक दिन असद कैसर का भाई स्पीकर होता है और अचानक सलीम सवाती साहब आ जाता है? हमें तो मसला नहीं है, लेकिन वो जो सवाल क़यादत का उठाया है वो आ रहा है, वो आएगा कि भाई फैसला। आपको पता है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया कि असद कैसर साहब को सियासी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनको उन्होंने साइड लाइन कर दिया बाकायदा। आज उनको लेके मौलाना के पास चले नहीं, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो इख्तियार मिला हुआ है। और बैरिस्टर गौहर ने पहले दिन ये बात कही थी कि जो असद कैसर कह रहे हैं मुझे तो नहीं खान ने कहा। ठीक है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी ना कि हम फजलुर रहमान समेत सबसे बात करेंगे, और लोगों ने समझा कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी कह रहे हैं, हालांकि वो बात उनकी थी कि जो धांधली की गुफ्तगू कर रहे हैं। इशू ये है कि अगर कभी कोई सेंस प्रिवेल करेगी ना, तो मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ब्रिज बन जाएंगे। ठीक है। PTI और वो ऐसे ही इमरान खान साहब को ले आएंगे इनके पास, भाई जो भी है कि रास्ता कर लें, लेकिन कानून साजी जो है ना इस फड्डे में हुआ करेगी और बहुत अच्छी हुआ करेगी। अभी फौरन जो जरूरत है वो IMF के ऊपर इत्तफाक राय बनाना है, जिसके ऊपर PTI के बानी की तरफ से रऊफ हसन साहब ने खत लिख दिया। उस IMF को लिखा है जिस कहा था कि अगर इसके पास जाना है तो मैं खुदकुशी कर लूं। अब वहां पे पूरी पार्टी को भेज दिया कि जनाब सारे जाके उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ मामला स्टेट बैंक हवाले कर दिया था कि जी आप ही का मुलाजिम यहाँ पे गवर्नर लगा रहे हैं और स्टेट बैंक आपके वाले कर रहे हैं। कानून साजी की गई। शिबली फराज वजीर इत्तलात थे, वो हमें बुला बुला के लोगों को, जर्नलिस्टों को ब्रीफिंग देते थे, हम जब चाहेंगे इसको खत्म कर देंगे। ये उसी तरह का बयान था जैसे जनरल मुशर्रफ कहते थे ये बाढ़ लगा ले इंडिया, हमें गोला मारेंगे और उड़ा देंगे। नहीं कर सकते जब आप आलमी मुआहदों में फंस जाते हैं। आप जो कानून साजी जिससे डर रहे हैं ना, बहुत कुछ हो चुका हुआ है। असल है कि आप लोगों के रिलीफ के लिए कैसे काम करेंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होना, क्योंकि आपने IMF में जाना है और वहां सीधी सी बात है कि भाई वो अपने पैसे लेने के लिए बैठे हैं, वो आपके और मेरे लिए नहीं बैठे। वो बेसिकली एक बैंक है जी। वो कहते हैं दुनिया का, उन्होंने कर्जा भी डबल किया सितंबर में, अपना पूरा पोर्टफोलियो डबल कर लिया कि उन्होंने पिछले भी वसूल करने हैं, मजीद भी देने हैं। मतलब कारोबार तो सूद का इस तरह ही चलता है। आपको पता है शराबी चार बैठे हो तो एक ना पिए तो उसकी मिन्नत अल्लाह शुरू कर देते हैं कि तू भी ले, तू भी ले। प्यार मोहब्बत करते हैं। तो ये जो सूद की मैं है ये हमारे ऊपर चढ़ी हुई और हम इसके बगैर रह नहीं सकते। अच्छा वही साहब, मसला ये है कि कुछ चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं, जैसे मरियम नवाज साहबा चल के आफ्ताब राना साहब के पास गई और उन दोनों के दरमियान एक कंफर्टेबल किस्म का एक पॉलिटिकल रिलेशन डेवलप हो गया। फिर आज मियां नवाज शरीफ साहब चल के आसफ अली जरदारी साहब के पास गए। अता तारड़ साहब जिन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को हराया था, वो बिलावल भुट्टो साहब के पास चले गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ सलाम लिया और जो दरमियान में एक बर्फ की दीवार थी वो पिघलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझाया नहीं जा सकता कि बेहतरीन तरीका यही है कि आपको अफाम तफहीम के साथ चलें। जैसे आज वहां पे खातून है जो आज जूता लेके फिर रही थी, कल वो घड़ी लेके फिर रही थी। इन चीजों से निकलें अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं या अपने सूबे को बेहतर बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं। समझाएगा कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए मसला ये है चौधरी साहब के इस वक्त इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का ना इशू सिर्फ ये है कि वो कोई हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर उस तरह से नहीं खड़े। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं ये कि वो सियासी जमातों से बात, उनकी तो एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि भाई मेरी सेटिंग करवा दे, मेरी सेटिंग करवाएं फौज से, मैं सारा कुछ कर लूंगा। ना कोई हम गुलाम है, वो भी सब फ्रॉड है, और ना ही कोई जी हम सिविलियन बालादस्ती के लिए कोई लड़ाई कर रहे हैं। बेसिकली तो ये सारी लड़ाई है ही इक्तदार के लिए, पावर पॉलिटिक्स है। मसला क्या है, पूरा इनकलाब एक जुमले में आ जाता है कि भाई मेरी सेटिंग करवा दे, मेरी बात करवा दे, मेरी सेटिंग करवाएं, मेरी बात करवाएं आर्मी चीफ से, मामलात सेट हो, मैं दोबारा हूं, मैं पहले से ज्यादा ताबेदारी करूंगा और सलाम जहां नहीं भी ठोकने की जरूरत होगी मैं वहां भी सलाम ठोकूंगा। पूरा इनकलाब इस चीज के अंदर सिमट के आ जाता है। तो ये जितने लोग आज बातें कर रहे हैं और जो सब कुछ कर रहे हैं, इशू ये है कि अगर तो इमरान खान साहब ने अपनी जमात को इक्तदार के पास वापस लेकर आना है, जो कि ये सारी जमातें करती हैं,
तो फिर तो इनको मामला स्टिच अप करने पड़ेंगे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से। वो इसलिए कि वो मेरे या आपके रिकमेंडेशन या हम चारों की रिकमेंडेशन पे नहीं है, वो हमारे मुल्क का निजाम ऐसी है। मियां नवाज शरीफ साहब गए, मुझे क्यों निकाला, फिर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जब एहसास हुआ कि जनाब ये काम गलत हो गया है, फिर उन्होंने मियां साहब को बाहर भेज दिया। फिर मियां साहब बाहर से जब वापस तशरीफ लाए तो उनके साथ एडजस्टमेंट करके आए। फिर मियां साहब जो पीडीएम हुकूमत थी वो एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई, इमरान खान साहब की हुकूमत को लेकर आई, फिर फारग एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया इन द सेंस ये कि जो इतने इत्तेहादी थे उनको कहा भी फारग हो जाओ, और बाकी फिर हुकूमत एक बन गई। अब इशू ये है कि अगर तो ऐसे ही निजाम चलना है तो फिर इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह करनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह ऐसे ही होगी कि जी आपको अनकंडीशनल किस्म के सीबीएम्स करने पड़ेंगे। अगर वो काम करना है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि भाई अच्छा मेरी बात नहीं सुनते, तो फिर मैं IMF को लेटर भी लिखूंगा, फिर मैं रेजिस्टेंस शो करूंगा, अली अमीन गंडापुर को अपना वज़ीर आला KP का बनाऊंगा, और फिर मैं आपको हर जगह मैं ये शोर मचवाऊंगा कि आप लोगों ने धांधली की है, सब कुछ किया। ये तमाम बातें कारपेट के अंदर चली जाएंगी अगर इमरान खान साहब से कोई बात करने के लिए तैयार हो गया। जो 9 मई हुआ, सब कुछ हुआ, तो सुधार मुश्किल लग रहा है। वैसे मनीफ साहब, जिस हद तक टेम्परेचर चला गया है, मेरा नहीं ख्याल के इतने टेम्परेचर के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। काज़मी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ने में माफी चाहता हूँ, वक्फा लेना, वापस आऊंगा आपकी तरफ। सवाल ये है कि अगर चारों असम्बलियों के अंदर लड़ाई हो रही होगी, कौमी असम्बली के अंदर लड़ाई हो रही होगी, गलियों के अंदर लड़ाई हो रही होगी, तो ये सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कितनी देर चल सकेगा? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़मी साहब, ये अगर हर जगह लड़ाई चल रही होगी, जब भी आप टेलीविजन लगाएंगे तो 4 विंडोज होंगी, 4 असम्बलियाँ होंगी, उनके अंदर लोटे लोटे और चोर और घड़ी घड़ी इस टाइप की चीज़ें चल रही होंगी वहाँ पे, और लोग कापियाँ फाड़ के एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बैठे होंगे। कौमी असम्बली के अंदर भी यही हो रहा होगा, सड़कों के ऊपर भी ऐसा लगेगा जैसे सारी असम्बलियाँ टिकटॉक का स्टेज बन गई हुई हैं। तो फिर ये सिस्टम कितनी देर निकाल सके? देखिए, टिकटॉक तो एक बड़ी अच्छी और अमेजिंग ऐप है। मैं टिकटॉक जो है वो तो उससे आपको आगाही भी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इस प्रोग्राम में भी 2-3 विंडोज तो हैं और 4 दोस्त भी हम बैठे हुए हैं ना, हमारी लड़ाई हुई, हमारा इख्तलाफ भी हो रहा है, हम एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट के मुकाबले में आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। तमाम पार्लियामेंटेरियन को इससे सीखना चाहिए। हाँ, मतलब हम खुदा ना खास्ता हम उनको ये तो नहीं कहते कि आप हमसे सीखें, पर मेरे ख्याल में हमें सिखाएं। हम उनसे सीखना चाहते हैं कि वो इस तरीके से चीजों को लेके चलें ताकि हमें मजीद उनसे सीखने का मौका मिले। दूसरी बात यह है कि देखें, अच्छा लगता ये मैं पाकिस्तान की कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं मुनीब साहब। भाई के लिए डाला मंगवा लेता हूं। जी मुनीब भाई जी। मैंने कहा जहां में अच्छा नहीं लगता अतर भाई की चीजें, तो फिर हम उनके लिए डाला मंगवा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके स्टूडियो में एक बार डाला आया था, उसके बाद PTI ने आपका बाइकआउट कर दिया। नहीं वो अच्छा सर देखो ना, मैं उनकी गल कर रहा हूं, डाला मेरे स्टूडियो में नहीं आया। नहीं अच्छा वो मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, ये सारी चीजें सबको बेहतर अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं, हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना करें, जो गलत है वो गलत है। अगर 75 साल से गलत कर रही है एस्टेब्लिशमेंट तो वो गलत कर रही है। ये नहीं है कि आपके साथ हो तो ठीक हो जाए, दूसरे के साथ हो तो गलत हो जाए। अगर एक चीज गलत है, सियासतदान अगर अपना मौकिफ तब्दील करते हैं, एक मौके पे कहते हैं जी ये बुरे हैं, आगे जब डील हो जाए तो ये तो कहते हैं अच्छे, हमें हर मौके पे कहना चाहिए कि जो भी ये हरकत कर रहा है वो आइन और कानून के मुनाफी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले सूरत मुख्तलिफ थी। इस बार सारी सियासी जमातों के दरमियान जो लड़ाई है वो ये है कि हम आगे निकलना चाहते हैं उनसे दूसरों। अब देखें, वो हो सकता है इससे डिसएग्री करें, वो कहें कि ऐसी कोई बात नहीं, ये आप लोगों का उसने नजर है कि आपको इस तरह चीजें नजर आ रही हैं। तो पर मेरे ख्याल में हमें ये बिल्कुल वाज़ेह मौकिफ टीवी पे बैठ के लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। उसमें हर इदारे का हर चीज जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी। अदलिया अपना किरदार अदा करे, मुकन्नना अपना किरदार अदा करे, एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे। और आखिरी चीज मैं ऐड करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका आम जो है स्टेट की वो कमजोर होगी तो रियासत पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकती। अदलिया मजबूत हो, मुकन्नना मजबूत हो, एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो, इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, सब इदारों को हमने मजबूत करना है। हमारी कोई आपस में जंग नहीं, हम एक टीम है। ये क्यों तासुर है कि भाई वो उधर है वो इधर है? हम सब इस मुल्क के शहरी, हमने मुल्क के बारे में सोचना है और इकट्ठा लेके चलना है। राना साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की कामयाबी है या इमरान खान साहब की कामयाबी है कि इमरान खान साहब ने कन्विंस कर लिया मौलाना को कि आप गलत साइड पे बैठे हुए, आप हमारे साथ शामिल हो?
अतर काज़मी साहब ने बात एक बहुत ऊंचे उस पे की और एंड पे वहीं पे आ गए जहां सारा पाकिस्तान खड़ा है कि सारे मिलके चले। चलने के बगैर गुजारा कोई नहीं है। आप एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान दुश्मन नहीं करार दे सकते, आप अदलिया को नहीं करार दे सकते, आप पार्लियामेंट को नहीं, लेकिन सब एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, करार नहीं देते। मैं कहता हूं कि ये मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता और जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता। अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना है तो वो बैठने से होना, बैठने से। अब बिठाएगा कौन, क्योंकि हमने बड़ा रहने को ही नहीं दिया। तो फिर पार्लियामेंट ही एक ऐसा फोरम बन गया है, आ गया ना, वजूद में आ गया, आज ओथ हो गया, तो रास्ता यहीं से निकलेगा। चाहे मैं मौलाना फजलुर रहमान का नाम ले रहा था, फजलुर रहमान साहब एक जमाने में नवाज शरीफ इनका नाम नहीं सुनना चाहते थे, बिल्कुल सही, ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ थे। हाँ, एक जमाने में पीपल्स पार्टी नहीं सुनना चाहती थी, आज वो सबके बीच में है, सबके प्यारे हैं। और आज इमरान खान, जो आखिरी हद थी वो ये थी कि इमरान खान के लाड प्यार में कभी नमाजें हैं, कभी वो गजरेले हैं, वो हलवा गाजर का खाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्यों नहीं, ये सिर्फ इस मफाद में क्यों बैठ रहे हैं कि मैं इसके साथ हो जाऊं, वो मेरे साथ हो जाए। ये पाकिस्तान को बीच में रख के एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए एक डील बनाए ना। आपने IMF में भी तो डील करनी है, इलेक्शन कमीशन को तो बोले टेकने हैं, तो आपस में क्यों नहीं करते? उसमें फौज की गारंटी लें कि जी हम ये सिस्टम बनाने जा रहे हैं, आपने अपना काम करना है, यहां हमें आपकी जरूरत होगी, आप वो काम करें, यहां अदलिया की जरूरत होगी, क्योंकि सबके चेहरे अदारे बनाए, सबके चेहरे खराब हो चुके हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए इस पार्लियामेंट से ही रास्ता बनेगा, क्योंकि अदरवाइज जो लोग रास्ता ढूंढते हैं ना, और जो ढूंढा जाता है और अब भी ढूंढने की कोशिश हो रही है, उससे पाकिस्तान की ओर तबाही है। क्योंकि मैं और आप आम आदमी जो है उसमें वो पिस गया है। ये जो एलीट क्लास है, इनके मजे हैं इस सारी लड़ाई में, लेकिन वो लड़ भी रहे हैं और उनकी बिहाफ पे पूरा मुल्क लड़ रहा है, और वो खुद कौमी असम्बली का मेंबर भी बन रहे हैं, मराहत भी ले रहे हैं, टिकटें भी ले रहे हैं, पासपोर्ट भी ले रहे हैं, कमरे भी ले रहे हैं जी। आप देखें, और लड़ भी रहे। हम नाम लेते हैं शुगर माफिया, हम टेक्सटाइल माफिया का नाम लेते हैं, हम टैक्स चोरों का माफिया लेते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ के, चीनी के हैं, फलाने हैं, सबकी शुगर मिले हैं, सबकी टेक्सटाइल मिले हैं, सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, जिसके अंदर कहीं सेल्स टैक्स बचाया जाता है, कहीं एक्सपोर्ट पे रिबेट लिया जाता है। ना आप एक्सपोर्ट ओरिजिनल बढ़ाते हैं कि आपके पास डॉलर आए, ना आप इंपोर्ट रोकते हैं ओरिजिनल चीजों की कि हम पाकिस्तान के अंदर बनी हुई चीजों के साथ गुजारा करते हैं। लेकिन यही जिनको लोग इतने वोट देते हैं, ये यहां पे क्यों नहीं खड़े होते कि मैं आम आदमी के लिए ये फैसला करूंगा कि ये चीजें हमें नहीं मंगवानी, और हम सबसे कहें इस मुल्क का मसला सिर्फ इसमें हल होगा कि आप इन्वेस्टमेंट ले आए, लेकिन पहले आपको बुनियादी उसूल तय करने पड़ेंगे, उसके बगैर आप जब भी जो कुछ करेंगे चार्टर्स बनाने पड़ेंगे और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। लेकिन जिस मुल्क में राना साहब आइन पे अमल नहीं हो रहा, वो चार्टर्स पे क्या अमल होगा इसमें? नहीं, वो आइन के एम्बेड में ही आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा। मनीष साहब देखें, ऐसा ना हो कहीं कि ये जो लड़ाई है और अल्टीमेटली अवाम इससे इतनी उकता जाए कि वो कहेगी जी सारे सिस्टम को वाइंड अप करें, और फिर यहां पे दोबारा आमरीत आ जाए और अगले को 20 साल के लिए आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए और हमें दोबारा उस तरफ जाना पड़ जाए। मैं हाल में नहीं तो साहब, मुझे पता नहीं का डर तो हमें हमेशा इस बात का होता है कि शायद कभी ऐसा हो, लेकिन मेरा ख्याल में ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतरीन है इसमें, क्योंकि आगे सियासतदान होता है, गाली उसको पड़ती है, और सेटिंग भी जारी बात है, सियासतदान ही ढूंढ रहा होता है। मतलब कोई जमात भी फॉर दैट मैटर, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, सबका गिला, जैसे अभी किसी ने राइटली कहा, राना साहब ने भी, कि वो हमारी दौड़ यही थी कि हर कोई एक दूसरे से आगे लेना चाहता था, हर कोई मोहब्बत लेना चाहता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कि हमारे साथ मामलात अच्छे हो जाए, अगर चले आपने वहां समरात बांटे हैं तो फिर वो हमारे तक क्यों नहीं आए, फलाने को दिया है तो हमारे लिए क्यों नहीं किया, हमारे अंदर कौन से किस बात की कमी है, हम भी वही सारा कुछ कर सकते हैं। इशू ये है कि निजाम तो बाय एंड लार्ज इसी तरह चलेगा, लेकिन जब तक हमारे मुल्क में, जैसे अभी अतर काज़मी साहब ने भी कहा, सियासतदान ये इस चीज का फैसला नहीं करेंगे कि हम किसी तरह की भी जो सहूलत है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक ऐसे ही रहेगा। आज देखिए इमरान खान साहब अंदर हैं, आज से 5 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले अंदर थे, आज इमरान खान साहब अंदर है। आज से 5 साल बाद का मंजरनामा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन लोग किस तरह से होगा, फिर कोई रिवर्स गियर लग जाएगा और होगा अच्छा नहीं जी अब इमरान खान को लेकर आए, और फिर अब इसमें अलमिया यह है कि जेल भी एक है, जज भी एक है, केसेस भी एक जैसे हैं, फैसले भी एक जैसे हैं, सिर्फ शख्सियात बदल रही है, नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जो रियासत की टेक्स्ट बुक है वो तो एक जैसी है। चौधरी साहब इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि तरीका एक जैसा ही है, उसके नए वेरिएंट्स आ जाते हैं, लेकिन जो कोर है, कोर
वो नहीं बदलता। और जब तक कोर अपनी जगह पर मौजूद है और सियासतदान उसके साथ अपनी मोहब्बत उनसे मांगते रहेंगे, तब तक सिलसिला ऐसे ही रहेगा। हम जितना मर्जी शोर मचा लें, हम सब कहते रहे कि आइन के मुताबिक होना चाहिए, आइन के मुताबिक देंगे मुनीर साहब। मैं ब्रेक के लिए मुनीर साहब से बाद में आप पूछिएगा, लेकिन वो मुनीर साहब एक सियासतदान ने मुझे बड़ी मजे की बात बताई। उन्होंने कहा जी मैं जब दूसरी मरतबा जेल गया ना जी, तो मैं खास एक कुर्सी इस्तेमाल करता होता था, तो वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि जी वो आप जब गए ना, तो आपकी जो कुर्सी थी मैंने महफूज रखी, मुझे पता था कभी ना कभी आप दोबारा आएंगे, तो अब मैंने दोबारा आपके कमरे में रख दी है। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काजी साहब, ये जो नए लोग लेके आए हैं खान साहब, और उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल तजर्बा कर रहे हैं, वो कभी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली गए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि उसके अंदर प्रोसीजर्स क्या होता है। बस उन्होंने एक फैसला किया कि दे दो, जिसने टिकट मांगा है 270 टिकट जारी कर दो। 270 टिकट जारी हो गए और वो लोग इलेक्ट होके आगे हुए हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे सर? आप इसका मतलब आपने खेल बना लिया ना असम्बली को भी। नहीं, खेल तो देखे ना, जो 75 साल जिनका तजर्बा है कि उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने 75 साल में तमाम मसाइल हल कर दिए? आप देखें असेंबली के अंदर आपने एप्लीकेशन तो देनी नहीं होती कि मेरा इतना तजर्बा है, मेरा ये है, ये यहाँ पे नौकरी की है, होना तो चाहिए, उसकी मुलाजमत प्रोफाइलिंग तो होनी चाहिए कम से कम। एक चपरासी के लिए प्रोफाइलिंग है, एमएनए के लिए नहीं। पर ये प्रोफाइलिंग कौन करता है? आवाम करती है ना। आवाम समझती है कि ये पार्टी करती है सर। अब तो पार्टी ने किया ना, खान साहब ने जिसको रखा, इवन रेडियो जो था ना, उसके भी रेडियो भी था, हारमोनियम भी था। रेडियो के अंदर फर्क ये था कि उसके अंदर एंटीना लगा हुआ था, तो इस साइड में लोगों ने चुन के जहां पे एंटीना लगा हुआ था उसके ऊपर मोहर लगाई। उनको भी नहीं पता था कि हमारा उम्मीदवार कौन। नहीं, मसला ये ना कि ये तो वो शुक्रिया अदा करें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, उस बेंच का, जिन्होंने उनसे सिंबल वापस लिया। इसी वजह से तो उस फैसले पे तनकीद होती है, ऑल्दो के उस फैसले को हम मनोवन मानते हैं, मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला, लेकिन यही तनकीद थी ना। दूसरी बात ये है कि देखें, जिसको भी आपने अपना उम्मीदवार चुना, अगर अवाम ये समझते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसके पास तजर्बा नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं, उसको वोट नहीं देंगे। दूसरी लीडर ने फैसला किया ना, अगर इमरान खान साहब को गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जी, तो मिनिस्ट्रियां किन को देंगे? ठीक है, इनको देंगे। मुझे ये बात आपकी ठीक है, इसलिए कि इमरान खान के कैंडिडेट ठीक नहीं थे। शेख सादी और पितरस बुखारी और ये सारे जो नून लीग के जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने नेल्सन मंडेला, इब्ने बतूता, ये सारे तो नून लीग से एक्सपीरियंस है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, फिर नून लीग के पास। उस एक्सपीरियंस को आपने कभी जाके देखा है? थर के बच्चों में वो एक्सपीरियंस आपको नजर आता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्म किया। देखिए उस परफॉर्म, वो तो फिर अवाम ने जज करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब वो जिस बंदे को अवाम वोट दे के इलेक्ट करें अपने हल्के से, हम कहें कि जनाब ये बंदा ठीक नहीं है, फिर या तो फिर हम ही डिसाइड कर लें। वो कहते हैं कि जो पुराने लोगों ने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। नहीं, तो थर से जो लोग जीत के आते हैं उनको इंडिया के लोग वोट देते हैं। हाँ तो ठीक है ना। नहीं, बस ये बात, ये तो बैलेंस हो गया ना। हाँ। इस सारे आर्गुमेंट में कि अगर वहां कुछ नहीं हुआ, केपी में 80 अरब रुपए से 980 अरब रुपए का कर्जा पौने 10 साल में चढ़ गया और वहां कुछ नहीं हुआ, तो ये लोगों की विजडम है ना, तो इसको मान लें कि ना सिंध में कुछ हुआ, ना केपी में हुआ, और जहां हुआ उनके साथ भी यही कुछ हुआ। तो फिर हम और आप किस शऊर को ढूंढना चाह रहे हैं? हम किस विजडम को ढूंढना चाहते हैं? बात तो ठीक है। मतलब ना प्रोजेक्ट आप काम करने को मानते हैं, ना आप ना करने को मानते हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे, उन्होंने साइकिल पे चलना था, वो हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। वो जब डिंगी पहुंचा पेशावर में, वो सियाती मकामात में वो वज़ीर-ए-आज़म महमूद खान की बात ढूंढने लग गए। वज़ीर-ए-आज़म जाके कि जी मैं नए सियाती मकामात केपी में बनाऊंगा। वो हम सब ढूंढ रहे हैं उन सब चीजों को। हमने किया क्या है? वैसे आपको नतीजा क्या है? कौन सा विजडम इब्ने बतूता ने दे दिया और उसने साइकिल पे चलने वाले ने दे दिया? मुझे बताएं, अब विजडम कहां से बंट रहा है? यहां तो वो बट रहा है जो अपनी अपनी रेवड़ी है। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। मसला ये कि हम ये कह रहे हैं कि अवाम जो है वो कुछ नहीं समझती है, वो बेवकूफ हैं, तो लिहाजा फिर ये बहस किस चीज की है? कौन सा आइन, कौन सा कानून? फिर तो आप दे दें, जो चार फैसला साज बैठ के कहीं फैसला करते हैं, हम क्यों एतराज कर रहे हैं? या तो आप कह दें कि आपने अवाम के वोटों के ऊपर इन्हिसार करना है, चाहे गलत है सही है, वो जिसको चुन रही है आइन उनको इजाजत देता है। तो यहां पे तो बैठ के हम खुद उसकी नफी कर रहे हैं कि अवाम बेवकूफ है, खुदा ना खास्ता उनको किसी चीज का पता नहीं, वो गलत लोगों को चुनते हैं। ऐसा नहीं है। वैसे इसी अवाम ने पीपल्स पार्टी को चुना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चुना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को चुना है, एमकेएम को चुना है। आपको बड़ा एतराज है इस पे? मुझे किसी चीज पे एतराज नहीं। खुदारा यकीन कीजिए, आपके किसी क्वेश्चन पे एतराज। मुनीर साहब वैसे अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाए तो इन लोगों को वजारतें देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? वैसे सर बात यह है कि मुल्क जैसे पहले चल रहा था, देखें बुज़दार साहब भी तो कहीं से आए ही थे ना, ऐन से उस्मान और ऐन से इमरान।
अब मसला ये है कि बुजदार साहब, मेरी उनसे जितना भी मैंने उनको करीब से देखा, वो हाँ जी, अब बात यह है ना कि वो शरीफ आदमी है, अल्लाह ताला उनका भला करे। मसला सिर्फ ये मसला कॉम्पिटेंस का आ जाता है। आप कहेंगे कि मुनीब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है, लेकिन मैं कखकारी का ना हूं, नखिद हूं बिल्कुल, तो फिर उस भाई पने का क्या फायदा कि मैं किसी जोगा ही ना हूं। अब मसला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कुछ लोगों ने कहा जी कि एक डेलीगेशन आया, तो उन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा कि जी ये फॉरेन डेलीगेशन है, आप इन्हें एक वेलकम दे दे। तो उन्होंने माइक ऑन किया और कहा वेलकम। फिर उन्होंने कहा जी अब ये इनको थैंक यू कर दें, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड। उन्होंने कहा थैंक यू। अब मसला ये है कि अगर आपने ये स्टैंडर्ड है, क्या इमरान खान साहब बसद एहतराम उस्मान बुज़दार साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल का डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बनाते? द आंसर इज नो। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े और या पूरी बनी गाला की मैनेजमेंट उनके हाथ में दे दें। लेकिन आपको पता है मनीष साहब के पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाले उस्मान बुज़दार साहब थे। बस बात यह जी कि वो अगर 55 रुपए पे इमरान खान साहब ने किया, तो फिर बुज़दार साहब ने भी शायद वही समझ लिया होगा कि 55 रुपए ही लगेंगे पर लीटर, या तो कोई मसला नहीं है, तो इसको हम मैनेज कर लेंगे। और इमरान खान साहब का फिर एक जमाने में था कि वो उस्मान बुज़दार साहब पहले चीफ मिनिस्टर है जो रोजाना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने सांस नहीं आने दी हेलीकॉप्टर को। ये कमाल है सारा। बहरहाल प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया। फैसल आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।